वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस टाइम हम स्टॉक मार्केट अपडेट एंड से स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ न्यूज़ के बारे में, यानी कि क्रूड ऑयल की न्यूज़ के बारे में, साथ ही रसिया और यूक्रेन के बारे में क्या न्यूज़ेस चल रही हैं, कैसा वो हमारे भारतीय बाजार पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और साथ ही आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा जिसमें वो जो न्यूज़ हैं वो क्या इम्पैक्ट कर रही हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग एजुकेशन आपको सभी चीज़ें आपको बताई जाती है। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको ट्रेडिंग एजुकेशन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं अभी हम इसके न्यूज़ के बारे में, यानी कि अभी जो स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रही है वो कर रही है रशिया एंड यूक्रेन की न्यूज़, जिसमें वॉर का जो सिचुएशन बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, तो वो न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें लंदन के जो डाटा एनालिस्ट है, उस हिसाब से अगर लग रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का जो अनुमान है वो 7.8 कर दिया गया है, यानी कि जो घटाकर, यानी कि पहले 9.2 कुछ था, वो घटकर अभी 7.8 आ चुका है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि काफ़ी 2.5% से भी ज़्यादा नीचे घट चुका है अभी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देश में जो निर्यात होता था, देश का जो रूस से निर्यात होता था, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो तेल रूस से निर्यात होता है उसकी कीमत में काफ़ी ज़्यादा उछाला है। वो इसलिए उछाला है क्योंकि जो रशियन जो जो रूबल होता है, यानी कि जो रशियन पैसा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से कीमत में उछाल आ गया उसकी। क्योंकि जहाँ तक ये लग रहा है ये सिचुएशन जो है G7 समिट है, उस वजह से जो कुछ रोक टोक लगाई है यूएस पे, सॉरी रसिया पे, तो उस वजह से रशियन रुपए पे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत उछाल आने के कारण तेल की कीमतों में भी, इंडियन मार्केट में भी उछाल आया। अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब रशियन जो रुपया है वो थोड़ा सा ढीला होने की, मतलब बहुत कम मतलब होने की संभावना है। हालांकि इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि इसमें 1.4 बिलियन डॉलर्स, यानी कि ये देख रहे होंगे 1.4 बिलियन डॉलर्स आपातकालीन, जो कहते हैं ना आपातकालीन देने के लिए यूक्रेन को, आपातकालीन मतलब जो भी चीज़ों के टूटा फूटा जो भी चीज़ क्षतिग्रस्त है जैसा भी है, उस चीज़ को मतलब रिकवर करने के लिए, उनके कवर करने के लिए जो चीज़ें हैं वो 1.4 बिलियन डॉलर, उसे हम कह सकते हैं इमरजेंसी फंड, उसको दिया गया है यूक्रेन को। ठीक है, अमेरिका के थ्रू, यानी कि बहुत से देश हैं, G7 समिट होती है वो आपको सभी को ही पता होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है अभी, इसमें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी चल रही है, तो इस वजह से ये यहाँ पे हमारे भारतीय बाजार पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब जो ये दिख रहा होगा आपके जॉर्जिया करके, यहाँ पे कुछ बैठक हुई थी, हालांकि यहाँ से कुछ परिणाम तो नहीं निकला है, लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर युद्ध ज़्यादा और बढ़ जाता है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। मैं यहाँ पे ये मनी कंट्रोल में आप जाके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में बताया गया है। ठीक है, दूसरी है कि ईरान के जो कच्चे तेल है उसमें संभावित जो देर हो रही है, क्योंकि हमारा जो ईरान का जो कच्चा तेल होता है वो लगभग रूस से होता हुआ इधर की साइड में आता है। ठीक है, अगर भाई हम मतलब और जो आप कह सकते हैं कि इसे हम समुद्री रास्ते से भी देखें तो लगभग वहाँ से रसिया से होता हुआ लगभग वहाँ से आता है। तो यहाँ पे पिछले शुक्रवार को जो है वो लगभग $11 था, $11 का जो प्राइस था लगभग वहाँ से बढ़कर $129 आ गया था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एकदम से। ठीक है, फिर यहाँ से फिर एक और चीज़ मूवमेंट हुई, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, यानी 126 से 129 से 126 पे आ गया था, फिर 129 से फिर 126 में आ गया था। ये चीज़ें यहाँ पर घट बढ़ रही हैं। तो अब ये जो न्यूज़ चल रही है अब भारतीय बाजार पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है, भारतीय बाजार पे ऐसे इम्पैक्ट कर रही है क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पे चल रही है रसिया और यूक्रेन की। ठीक है, अब फिर उससे ज़्यादा दूसरी जो इम्पैक्ट कर रही है वो चला है क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ना। ठीक है, क्योंकि रसिया हमारे देश का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, यानी कि कह सकते हैं कि रसिया के थ्रू हम इंपोर्ट करते हैं, और रसिया यूक्रेन के जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ज़्यादा होने के कारण कच्चा तेल बढ़ रहा है उसकी कीमत में।
अब इसी के चलते हम कुछ स्टॉक्स पे भी हम नज़र डाल लेते हैं कि आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट डे में हमारा जो कुछ हमारे जो स्टॉक्स हैं वो कैसे स्टॉक मतलब कह सकते हैं इफेक्ट कर सकते हैं, या स्टॉक मार्केट कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारा इंडियन मार्केट के हिसाब से। पहले जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा स्टॉक है हमारा ओएनजीसी का। ओएनजीसी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी बड़ा मतलब यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कैंडल, ग्रीन कैंडल बना है आज के दिन का। ये कैसे बना है मैंने बताया भी है कि रसिया और यूक्रेन के चलते कुछ मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है कि इंपोर्ट में मतलब तेल के इंपोर्ट में मतलब जैसे इंपोर्ट करता है इंडिया तो वहाँ पे कीमतों में भारी बढ़ाव हुआ, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि रशिया का जो रुपया है, जो भी कहते हैं रशियन करेंसी है, तो वो करेंसी घट रही है। तो घटने की वजह से जो डॉलर है, डॉलर काफ़ी बढ़ रहा है। तो वहाँ से इम्पैक्ट डॉलर के थ्रू होने की वजह से कच्चे तेल में कीमतें मतलब बढ़ रही हैं, कच्चे तेल में कीमतें। ठीक है, अब वो चीज़ें जो समझ में आ रही है लोगों को कि भाई यहाँ से अगर इंपोर्ट करते हैं, रसिया से अगर हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तेल, तो अगर मान लो यहाँ से ये रसिया है और यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है तेल और ये इंडिया है, तो ऑब्वियस सी बात है रसिया का जो प्राइस है वो अगर रशियन करेंसी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली है डॉलर को थोड़ा सा मतलब जो डॉलर है उसके कीमत के बिहाफ पे थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा, मतलब बढ़ता है। इस हिसाब से ये जो सिचुएशंस होती हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये चीज़ समझने, नॉर्मली चीज़ अगर हम समझना चाहें तो नॉर्मली चीज़ बस इतना ही समझें कि किसी भी देश में अगर प्रॉब्लम होती है, अगर वो इंडिया का मतलब एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, तो उस सिचुएशन में उस स्टॉक पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हमारे जो तेल के स्टॉक है, आईओसी है, ओएनजीसी है, तो इस तरीके के जो स्टॉक है बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, तो इस वजह से जो हमारे जो ओएनजीसी आईओसी स्टॉक्स हैं उसमें हमारी कीमत बढ़ रही है। हालांकि इसके जो लेवल्स हैं, लेवल्स फिलहाल के टाइम में 188 के ऊपर ही आपको बाय करना है। ठीक है, 188 के ऊपर आपको बाय करना है। बाय करने के बाद 195 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा जो स्टॉक रहेगा, दूसरा स्टॉक थोड़ा बैंकिंग रिलेटेड है। बैंकिंग स्टॉक रहेगा हमारा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि ये डाउन मतलब काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल आया है यहाँ पे। हालांकि बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई है। हमारे जो जितने भी स्टॉक्स हैं मतलब एक तरीके से पूरा मार्केट ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। सेंसेक्स में भी काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। निफ्टी 50 में 1200 से 1500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है। फिर उसके बाद एक डाउनफॉल आया, फिर एक बार थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव हुआ ज़रूर है। फिर दोबारा जो नेक्स्ट टाइम में 10 से 15 मिनट की जो एक रैली आई थी बैंक निफ्टी में, वो भी नेगेटिविटी आई थी। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक का अगर देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि अगर ये जो कैंडल बनी है, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है आज के दिन, तो ये कैंडल जो होती हैं यानी ओएनजीसी में आपको देखा होगा और इंडसइंड बैंक में, ये कैंडल तब बनती हैं जब किसी का पीक होता है। यानी कि मान लो अगर रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम का अगर पीक होता है तो हमारे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में एकदम से वन वे में आते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स पैटर्न एकदम बना देते हैं। तो अगर यहाँ तक हो सकता है तो कल के दिन में भी पॉजिटिव हो सके, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आई है बैंक निफ्टी में। लेकिन हालांकि अगर पॉजिटिविटी नहीं आती है तो इसका जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, इसका जो लेवल है ये वाला लेवल है, यानी 825 के नीचे अगर ये नीचे की साइड में जाता है तो डेफिनेटली आपको 815 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब लेवल्स के हिसाब से अगर बात करें तो 825 के नीचे आपको सेल करना है। पहला जो टारगेट रहेगा 820 का रहेगा, फिर रहेगा आपको 815 का रहेगा, फिर उसके बाद 810 तक का टारगेट आपको नीचे की साइड में रखना है। अब आज यहाँ से रिवर्स अगर कर जाता है तो यहाँ से रिवर्स होने पर पहला जो लेवल होगा बाइंग लेवल, वो होगा आपका 835 का लेवल। 835 के ऊपर आपको बाय करना है। 840 का टारगेट रहेगा, फिर रहेगा आपको 845 का, एंड देन उसके बाद 850 तक के टारगेट आपको करने हैं। हालांकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यही हिसाब से अगर आपको लेवल देखने हैं तो डेफिनेटली जो लेवल चल रहा होगा उससे 5 पॉइंट ऊपर और उससे 5 पॉइंट नीचे के हिसाब से अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा सकते हैं। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो मतलब आपको एक हेडल्स दिखाई देते हैं, यानी कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा 840 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को यहाँ से ब्रेक तो कर चुका है, अगर ऊपर की साइड में मोमेंटम देता है तो पॉजिटिविटी की तरफ भी ये जा सकता है नेक्स्ट डे में। ठीक है, अब तीसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा टाटा पावर्स का। टाटा पावर्स का ये जो स्टॉक है फिलहाल के टाइम में हमारा जो इस तरीके की जो कैंडल बनी है, ये कैंडल एक तरीके से इसे हम एक फ्लाइट डोजी भी कह सकते हैं। हालांकि स्पिनिंग टॉप भी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ये नहीं पता चल रहा है
कि टाटा पावर्स में बायर्स एक्टिवेट है या सेलर्स एक्टिवेट है, यानी कि दोनों ही एक तरीके से एक्टिवेट हैं फिलहाल के टाइम में। हालांकि प्रेशर थोड़ा सा सेलर्स का ज़्यादा था आज के टाइम में, आज के दिन में, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, मोमेंटम थोड़ा सा नीचे की साइड में हुआ। अब पॉजिटिव मोमेंटम लास्ट के साइड में थोड़ा सा हुआ था, तो यहाँ से वापस लो से हाई, मतलब जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं का वहीं वापस ये पहुंच चुका है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग सिचुएशन आने की चांसेस है, यानी कि बायर्स थोड़ी सी एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, और ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल्स हो सकते हैं, हमारे बाइंग लेवल आपको देखना होगा तो डेफिनेटली यहाँ से 217 के ऊपर ही आपको बाइंग लेवल आपको देखना है, 217। फिर उसके बाद जो टारगेट रहेगा 218 का रहेगा, फिर उसके बाद 220 का टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखना है। सर 217 के बाद इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इंट्राडे में काम तो नहीं कर रहा है फिलहाल के टाइम में, यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड लेना है, इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब रही बात जो इसका ट्रेंड है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में पूरा जो मार्केट है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। हालांकि यहाँ पे नेगेटिविटी का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ से नीचे की साइड में जाके फिर वापस ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया है। मतलब बैंकिंग सेक्टर हो चाहे किसी भी सेक्टर हो, वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मोमेंटम आया ज़रूर है, लेकिन बहुत ही कम आया है। हालांकि अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, तो अगर इसका लो ब्रेक होता है तो और ज़्यादा नीचे की साइड में जा सकता है, चाहे वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, कोई सा भी हो, वहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक होता है तो और ज़्यादा नीचे की साइड में डाउनफॉल जाने के चांसेस है। हालांकि आज है 7 मार्च, तो 7 मार्च के दिन यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की थोड़ी वार्तालाप, यानी कि हो सकते हैं कि संधि हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो बाद में देखी जाएगी। अगर संधि हो जाती है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रैली नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर दिखाई देने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।